हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी कही हुई बात आप लोगों के दिल तक तो पहुंच चुकी है, मतलब अब दिमाग तक पहुंचाना है। बात यह है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर के सेशन को। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में आप लोगों के लिए एक क्विज भी अपलोड कर दिया जाता है, तो उसे भी आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग 11 दिसंबर के करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी पूरे विश्व की स्थिति ये बनी हुई है, सभी देश ये चाहते हैं कि जो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसके अंदर जो भी देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वो आगे आने वाले समय में अपना प्रभुत्व कायम कर पाएगा। देखिए, शक्ति जो होती है वो हमेशा बैलेंस करती है किसी दुश्मन को। जैसे हम आज किसी भी नेवल शिप को इंट्रोड्यूस करते हैं नेवी के अंदर, कोई मान लीजिए कि हम लोग वेपन को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन नेवी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर, तो ये पावर क्या है कि बैलेंस करती है किसी भी दुश्मन देश को। जैसे चाइना जो है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने S-400 को परचेज किया रिसेंटली। A-203 जो है, AK जो राइफल है AK-203, इसको भी हम लोगों ने क्या किया है, परचेज करने के लिए, मतलब अमेठी के अंदर एक इसकी यूनिट डाली जाएगी। तो भारत जो है यहां पर देखिए कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। समझिए एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यहां पर किस आर्मी के द्वारा कहां पर कितना प्रभुत्व कायम है, इसकी गणना जो है वो इस इंडेक्स में की जाती है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूं आप लोगों के सामने। आपको पता होगा कि रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन नेवी के अंदर। ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 15B जो था, इसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। रिसेंटली आपको पता होगा आईएनएस वेला, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो ये क्या कर रही है कि हमारी जो डिफेंस है उसको इंप्रूव कर रही है, उसको पावर कर रही है। इसीलिए एशियन रीजन के अंदर जो भी कंट्री पावरफुल है उसमें भारत का जो स्थान है वो चौथा है। यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? यूएस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो एशिया के अंदर शामिल नहीं है, जबकि ये रैंकिंग जो है वो तो एशिया के लिए है। बिल्कुल, बाहरी देश भी जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन नाम इसका क्या है? एशिया, ये जो पावर इंडेक्स है ये इसका नाम है। तो यूएस फर्स्ट पोजीशन पर है, चाइना सेकंड पर है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे क्या है? इंडिया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक फायर पावर इंडेक्स 2020 के अंदर निकाला गया था, तो फायर पावर इंडेक्स में भी भारत का जो स्थान था वो चौथा ही आया था। फायर पावर इंडेक्स से मींस है कि किस देश की सेना जो है वो कितनी ताकतवर है। और इसी क्वेश्चन को यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ के एग्जाम जो कि 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था, उसमें भारत का स्थान पूछा गया था। तो रट लेना, इसको याद कर लेना, चौथा स्थान है भारत का इस रैंकिंग के अंदर। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रैंकिंग को निकाला जाता है और भारत का जो स्कोर रहा है वो 37.7, ये भारत का स्कोर रहा है शक्तिशाली देशों के अंदर। लेकिन कोविड-19 की महामारी के दौरान ये प्रदर्शन जो था इसमें कमी आई थी, लेकिन वापस कई सारे नेवल शिप जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और इसके साथ में ही भारत जो है वो अब चौथे स्थान पर आ चुका है। टॉप 3 कंट्रीज में यूएस, चाइना, जापान और लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। और ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेहतरीन बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो माइक्रोनेशिया के अंदर रीजन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा इसकी कैपिटल है। यहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स, उनको डाउन्स कहा जाता है। यहां पर सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसका नाम है ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है
उसका नाम है कैशुशको। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैशुशको है। इसके पूर्वी साइड में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रीफ है। यहां पर मरे और डार्लिंग दो नदियां यहां से बहती हैं, जो कि दक्षिणी प्रशांत सागर के अंदर जाकर गिरती हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, सॉरी। तो इसके नजदीक ही तस्मानिया जो देश है वो भी स्थित है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि वाटर स्ट्रेट स्थित है, उसको कहा जाता है। ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है उसका नाम क्या है। ठीक है, शायद मैंने बता तो नहीं दिया है आपको अभी बातों में, नहीं बताया है जहां तक मुझे लगता है। तो इस वाटर स्टेट का नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक वाटर स्टेट और बताइए, उस वाटर स्ट्रेट को हम लोग कहते हैं कुक वाटर स्ट्रेट। अब यह बताना है आप लोगों को कि कुक वाटर स्ट्रेट जो है वो कौन से दो आइलैंड्स को आपस में अलग करती है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है 2021, इसको जारी किया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। मलेरिया जो है ये पूरे विश्व के लिए एक महामारी के लिए जाना जाता है। जैसे अफ्रीका के जो देश हैं वो मलेरिया से काफी ग्रस्त माने जाते हैं। अच्छा, WHO जो है वो किन आधार पर किसी भी बीमारी को वैश्विक बीमारी जो है वो घोषित करता है, महामारी घोषित करता है? उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बीमारी जब एक महाद्वीप से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या 5 से 7 देशों से अधिक देशों में फैलना शुरू हो जाती है तो उसे हम लोग महामारी कहना शुरू कर देते हैं। WHO के जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रस अधानोम है, और ये जो है इथोपिया से इनका संबंध है। अच्छा, इथोपिया जो है वो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, और इथोपिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है चाइना के द्वारा। अब चाइना से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है टेड्रस अधानोम, इसलिए चाइना से रिलेटेड जो भी कोई खबर होती है उसको दबा दिया जाता है। किसके द्वारा? टेड्रस अधानोम के द्वारा। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन जो वायरस था, ओमिक्रॉन जो वायरस था, इस वायरस का नाम रखा जाना था शी के ऊपर या फिर न के ऊपर। इन दोनों ही वर्ड्स को क्रॉस किया गया और 15वां अक्षर जो है ग्रीक लैंग्वेज का उसको चूज किया गया। कारण क्या था कि शी जो है ये शी जिनपिंग से इसको कनेक्ट किया जाता है। ये केवल एक ही एग्जाम्पल नहीं है। जब वुहान लैब से वो वायरस निकला था तो उस वायरस का नाम वुहान वायरस होना चाहिए था, लेकिन यदि वुहान वायरस रख दिया जाता तो इससे चाइना का वुहान शहर जो है वो बड़ा बदनाम हो जाता। इसीलिए चाइना के इन्फ्लुएंस में ही उसका नाम कोविड-19 यानी कि नोवेल कोरोना वायरस रखा गया था। गणित आप लोग समझ चुके होंगे WHO की। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है वो WHO के द्वारा जारी की गई है। मलेरिया के अंदर जो मच्छर होता है ये क्या करता है कि आरबीसी जो है इनको नष्ट करना शुरू कर देता है। वहां पर अपनी संख्या जो है ये एग के माध्यम से बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिसेंटली विश्व मलेरिया रिपोर्ट ये जारी की है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस बीमारी के रोकथाम, निदान और उपचार के उन्मूलन के लिए कई जानकारियां जो हैं वो अब भी लोगों के बीच फैलाना जरूरी है। उनकी अभी काफी कमी होती दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस जब आया तो उस कोरोना वायरस के कारण मलेरिया जैसी जो बीमारी थी इसको पीछे रख दिया गया, मतलब सेकेंडरी इसको समझा गया। लेकिन अब वर्तमान में 2021 के अंदर काफी सारे केसेस जो हैं वो खासकर अफ्रीका में इसके देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है, एंटी करप्शन जो डे है, इसको सेलिब्रेट 9 दिसंबर को किया जाता है। अच्छा, भ्रष्टाचार की मूल जड़ क्या है वो समझिए। देखिए, आज का जो इंसान है वो भौतिकवादी हो गया है। वो फिजिकल थिंग से इतना ज्यादा अटैच हो चुका है कि उनसे अलग नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे कोई लैपटॉप परचेज करना है और वो उस लैपटॉप की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, तो मैं अब दिमाग में इस बात को सोचूंगा कि मुझे 1 लाख रुपए जो है उसको कैसे अब उसकी जुगत करनी है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए है, तो मैं अब भ्रष्टाचार करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने किसी भौतिक वस्तु के साथ में, किसी फिजिकल थिंग के साथ में अपने आप को जोड़ लिया है। और जब इंसान भौतिकवादी होता है तो फिर वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है। इसीलिए जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे ये एस्पेक्ट किया जाता है कि वो भौतिकवादी ना बने, किसी भी जैसे मान लीजिए महंगे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी लालच में ना फंसे।
तो समझ चुके होंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। 9 दिसंबर को इसके खिलाफ जो है उस डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है, मतलब भ्रष्टाचार ना किया जाए। थीम क्या है? योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन, करप्शन को ना कहना है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। दोनों डोज जो है यहां पर लग चुकी हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला था जो कि भारत का सबसे पहले 100% वैक्सीनेट होने वाला जिला बना था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां पर दूसरी डोज लगने वाली है, मतलब लग चुकी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी डोज के बाद में भी यदि तीसरी डोज लगती है तो फिर उसको कहा जाएगा बूस्टर डोज, उसको कहा जाएगा बूस्टर डोज। और बूस्टर डोज देने वाला विश्व का पहला देश जो है वो इजराइल बना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला हिमाचल भारत का पहला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो कैपिटल है यहाँ के शिमला, और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं यहाँ पे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी पहले ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। यहाँ पर मेजर लेक जो है वो है सुरजाताल लेक, इसके साथ में ही रेणुका लेक काफी फेमस है। चंद्रताल लेक ये भी काफी फेमस है, एग्जाम में आती भी है। मैच करने वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हिमाचल के अंदर रोहतांग दर्रा है, शीप किला दर्रा है और बाड़ा लाचाला दर्रा, ये 3 दर्रे जो है माउंटेन पास वो यहां पर स्थित है। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो है वो कितनी है? 68 है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली सीट्स कितनी हैं। इससे क्या होगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर सभी स्टेट्स की लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली सीट जो है वो स्क्रॉल करेंगी और सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। भारत में पहला क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसको शुरू किया था वो था गुजरात हाई कोर्ट। इसके साथ में ही भारत का पहला ग्रेन एटीएम इसको गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। वेयर विल इंडिया फर्स्ट पोर्ट टैक्सी जो है इसको रन किया गया था नोएडा में। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा मथुरा के अंदर स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन मान लीजिए रामबाण है, रट लेना ऐसे क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में आते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, धोखा मत खा जाना। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजू को मिला है और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलकंठ को दिया गया था। इनका संबंध गोवा से है और कोंकणी लैंग्वेज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, याद रखना, ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और दामोदर मावजो जो है इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए मिला है। ठीक है, कोंकणी के लिए ये लिखते हैं। ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज के ये उपन्यासकार हैं। अब जो है इनका संबंध तो गोवा से हो चुका है। 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी ये जीत चुके हैं। ठीक है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये कुल 24 लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है। 22 लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल के अंदर उनका उल्लेख है, जबकि 2 लैंग्वेज है राजस्थानी और अंग्रेजी। ये 2 लैंग्वेज और ऐड की गई है साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि 8वीं अनुसूची पहले से ही थी, संविधान जब निर्मित हुआ तो इसके अंदर शुरुआत में 14 लैंग्वेज थी, बाद में 1 लैंग्वेज सिंधी को, उसके बाद में 3 लैंग्वेज नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और फिर 4 लैंग्वेज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये टोटल जो हो गई वो 22 लैंग्वेज हो गई। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में अब ये बताइए कि ये 3 बार लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई थी, इनके लिए संविधान संशोधन कौन कौन सा था। ठीक है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है नील मणि फूकन को, और ये कहां से हैं? ये असम भाषा के अंदर लिखते हैं, असम से ही इनका संबंध है। चलिए आगे देखिए, चौथे एशिया युवा पैरा खेल जो है इनका आयोजन रिसेंटली बहरीन के अंदर हुआ है और भारत ने कुल
मेडल जो है वो कितने जीते हैं? 12 तो भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए हैं, उसके बाद 15 सिल्वर मेडल और 14 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीते गए हैं। तो ये अगर इनको हम लोग काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? 41। तो टोटल 41 मेडल जो है वो भारत के द्वारा यहां पर जीते गए हैं और पदक तालिका के अंदर भारत की जो रैंक है वो 5th रैंक है। तो भारत की रैंक कितनी है? 5th है। 41 मेडल जो है वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। ईरान ने यहां पर टॉप किया है, 122 मेडल ईरान के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, याद रखना आप लोग। ईरान ने 122 मेडल जीते हैं, उसके बाद में थाईलैंड ने 33, जापान ने 30 मेडल जो है वो जीते हैं और भारत के द्वारा 41 मेडल टोटल जीते गए हैं। गोल्ड मेडल की संख्या कम है, इसलिए भारत जो है वो कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर यहां पर बन चुका है। बहरीन के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जिसकी कैपिटल क्या है? मनामा इसकी कैपिटल है। 2 से 6 दिसंबर के बीच में इनका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जो है वो रिसेंटली रूपेश गोयल के द्वारा जीता गया है। साइंटिस्ट यानी कि विज्ञान के अंदर नए इनोवेशन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल को दिया गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, केवल आप लोग को यहां पर नाम याद रखने की जरूरत है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो कि एएस किरण कुमार थे, किरण कुमार ने जियो स्पेशल वर्ल्ड द्वारा आयोजित डीजी स्मार्ट इंडिया 2021 सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान गोयल को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा और अन्य भाषाओं में बातचीत क्षमताओं को मजबूत करने में मदद के लिए किसने भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अभी हम लोग भाषाओं की बात कर रहे थे, 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन भाषाओं में अच्छे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ही ये भाषा संगम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जो है इन्होंने जानकारी दी है कि ये जो है मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह क्या है? तैयार है। अब इसमें दैनिक जो बातचीत होती है, डेली रूटीन के अंदर जो लैंग्वेज हम लोग काम में लेते हैं, उसको उसके भाव जो है ना, जैसे 22 लैंग्वेज हैं तो हर इंसान अलग अलग लैंग्वेज बोलता है। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही ये भाषा संगम ऐप जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। इस ऐप के अंदर पहले से ही टेम्पलेट्स जो है यानी कि 100+ सेंटेंस जो है वो पहले से ही फ्रेम किए गए हैं, केवल उनको यहां पर क्या किया जाएगा? इस ऐप के माध्यम से समझाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, इसी के द्वारा रिसेंटली ई बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ई सवारी इंडिया जो इलेक्ट्रिक बस हैं इनको लॉन्च किया गया है। क्योंकि भारत जो है वो किसकी ओर बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर और भारत के जो टारगेट्स हैं 2030 तक भारत को वो अचीव करने हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 उनको 2030 तक अवेल करना होगा, उनको क्या करना पड़ेगा? अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा ये पहल जो है वो शुरू की गई है। इसमें ई बस को अपनाए जाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार जो है वो दोनों आपस में सहयोग के साथ इस चीज को आगे अंजाम देने वाली हैं। नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव कुमार। जबकि प्रेसिडेंट जो है मतलब अध्यक्ष नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। और इनके कार्यकाल के अंदर रिसेंटली जो है वो वृद्धि भी की गई है, टेन्योर इनका बढ़ा दिया गया है। हाल ही में काजू वैली वेटलैंड जो है इसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? देखिए, एक ऐसा क्षेत्र, दलदली क्षेत्र होता है बेसिकली, और दलदली क्षेत्र होने के कारण काफी ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइज लैंड जो है वो पाई जाती है। वेटलैंड बेसिकली उसको कहते हैं जहां पर लगभग 6 मीटर तक जो है वो पानी भरा रहता है, हमेशा स्वच्छ जल जो है वो भरा रहता है वेटलैंड्स के अंदर। और ये जो है वो जैव विविधता के लिए काफी, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी उपयुक्त जगह रहती है। तो 16वां पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर स्थापित किया गया है। वेटलैंड्स को बचाए रखने के लिए 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान का जो रामसर शहर है, यहां पर क्या किया गया था? रामसर संधि की गई थी, ट्रीटी की गई थी। और इसीलिए 2 फरवरी को
वेटलैंड दिवस जो है इसका आयोजन किया जाता है? तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में ये काजू वैली वेटलैंड जो है वो स्थित है, जहां पर 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि वन्य जीव अधिनियम जो है 1972, उसके तहत ही ये सारा जो है ये पूरा कंट्रोल किया जाता है। उसकी ही कई सारी अनुसूचियां जो है, शेड्यूल्स निर्मित हैं, सेक्शंस उसके अंदर बनाए गए हैं और उसके तहत ही ये सब जो है ये कंट्रोल किया जाता है। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। चलिए, कुछ वन लाइनर्स आप लोगों के लिए हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये शिकायत मत करना कि सर हिंदी में दे दिए हैं, है ना? वैसे तो आप लोग समझ समझ सकते हैं इनको। इक्वेटोरियल जो लाइन है उसमें दो लॉन्गिट्यूड जो है इनके बीच में दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, कुछ एक मैंने ऐड किए हैं। तो 111 किलोमीटर की दूरी जो है वो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में रहती है, दो देशांतरों के बीच में। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो लगभग हजार झीलें जो हैं वो वहां पे पाई जाती हैं। तो ये कौन सा है? फिनलैंड जो कंट्री है, फिनलैंड, वो क्या है? उसको झीलों का देश जो है वो कहा जाता है। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है? मतलब यहां पर जिससे अलग होता है वो है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार जो है वो आपस में 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड, जो कि कहां पर पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर ग्रीनलैंड जो है ये पड़ता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दूसरे स्थान पर आता है कौन सा? पपुआ न्यू गिनी। तीसरे स्थान पर आता है बोर्नियो और चौथे स्थान पर आता है मेडागास्कर। चार आप लोग क्रम याद रखना: ग्रीनलैंड, पपुआ न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक और यहां पर एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वो डेनमार्क देश का अधिकार है, याद रहेगा। चलिए, स्वेज नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है। इसमें एक तो है लाल सागर, रेड सी, एक तो है रेड सी और दूसरी जो है वो है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी जो है, अच्छा सॉरी, स्वेज नहर की बात है। मैंने ये जो अदन की खाड़ी बता दी है ये बाब अल मंदेव जल संधि के बारे में बता दिया है। स्वेज नहर में देखिए, स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है रेड सी को और किसको? मेडिटेरियन सी को। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है स्वेज नहर। काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, किस राज्य की समुद्री सीमा जो है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात जो है इस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। भारत में झीलों का शहर जो है वो उदयपुर को कहा जाता है, राजस्थान के अंदर स्थित है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, याद रखना, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल जो है ये कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर ये स्थित है। अंकोर वाट मंदिर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन तो मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, काफी फेमस है, जानते होंगे इसके बारे में। विष्णु भगवान जो है उनको समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहां स्थित है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। चलिए, भारत में भाखड़ा बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो सतलुज जो नदी है इस पर निर्मित है भाखड़ा बांध। दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी को कहा जाता है, याद रखना, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर? तो कृष्णा नदी जो है इस नदी के ऊपर किया गया है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा है? वो है बांग्लादेश। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। एमपी जो है वहां पर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर जो है वो फूलों की घाटी स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का केंद्र है? फिर से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, पिछली बार भी लास्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोग जानते हो, कई सारे प्रयाग बने हुए हैं, विष्णु प्रयाग,
ठीक है, देवप्रयाग, है ना। तो मैंने शायद बता दिया आपको आंसर, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अलकनंदा और भागीरथ जो है वो उस संगम के केंद्र को क्या कहा जाता है। यहां पर कल एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 56 क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या जो है वो की गई है? तो यहां पर डीपीएसपी जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है। डीपीएसपी मतलब कि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के अंदर, उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तो किया गया है, लेकिन यहां पर यदि कभी पूछा जाए आपसे कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख कहां पर है, तो भारत की विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 के अंदर है। आप लोग जरूर याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखोगे कि अनुच्छेद 39 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नीति निर्देशक तत्वों में यदि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 39 जो है ये आप लोगों को यहां पर टिक करना है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों की बात है, तो क्या अनुच्छेद 46 यहां पर टिक लगा रखा है, ये करेक्ट आंसर है। यहां पर अनुच्छेद 46 जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 46 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट है वो एससी एसटी समाज के दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे कि सोशल जस्टिस जो है वो स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो 56 का आंसर जो है वो 46 ही यहां पर आर्टिकल देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो यहां पर आप लोगों को देखना जरूरी है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? पहले नंबर पर लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा कि जितनी भी विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स। चौथे पे आता है दिल्ली और पौंडीचेरी जो विधानसभाएं हैं इनके इलेक्टेड मेंबर्स, और यहां पर इनको शामिल करने के लिए 70वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर किया गया था और इसी के तहत दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया था। अब मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा है तो क्या, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी है, तो जम्मू कश्मीर को क्या शामिल किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर? देखिए, हो सकता है कि जब भी जनगणना हो, जनगणना के बाद में जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको राष्ट्रपति के इलेक्शंस के अंदर शामिल किया जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन याद रखना, ऐसा यदि किया जाता है तो संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बढ़े हम लोग आगे। बहुत बढ़िया राजकुमार, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मुझे बड़ी खुशी मिली। आगे देखते हैं, 10 दिसंबर के हम लोग एमसीक्यू को रिवाइज करते हैं। 8 दिसंबर को रिसेंटली जनरल विपिन रावत की मृत्यु हुई है। ये क्या थे? भारत के सीडीएस थे। एसएफ का उपयोग करने वाली पहली विश्व की एयरलाइन जो है वो ब्रिटिश एयरलाइंस है। किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉट को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा है देश? स्विट्जरलैंड है। विश्व असमानता रिपोर्ट में को किसने जारी किया है? तो रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फूकन को दिया गया है। विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो माधव वैद जो है, श्रीकांत माधव वैद, इनको बनाया गया है। देश में महिलाओं के लिए शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात करने के मामले में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। बिम्स्टेक देशों की पैनेक्स 21 का आयोजन रिसेंटली पुणे के अंदर किया गया है। 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह अपनाने वाला देश जो है वो कौन सा है? वो यूएई है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध जो है वो कहां पर बन रहा है? मणिपुर के अंदर बन रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। आज आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर
फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में क्विज आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे, लेकिन सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।